हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। आज हम बात करने वाले एक बहुत बड़े विस्फोटक खुलासे की। वास्तव में वेस्ट बंगाल में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के एक बड़ा भूचाल आ गया है। पूरे देश में इस समय एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बंगाल की ओबीसी लिस्ट में एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। 35 मुस्लिम समुदाय क्या ओबीसी की लिस्ट से, बंगाल की सेंट्रल ओबीसी की लिस्ट से बाहर किए जाएंगे। एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने अपनी ताजा रिपोर्ट में वास्तव में बंगाल की राजनीति के वोट बैंक का पूरा खेल खत्म कर दिया है या कम से कम उजागर कर दिया है। आज हम इसी पूरे विवाद को सरल, सटीक और तथ्यपरक विश्लेषण के साथ देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार को एक बड़ी रिपोर्ट भेजी है और इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि बंगाल सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में 35 समुदायों को अनुचित तरीके से शामिल किया गया है और इनमें से अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का दावा है कि इन समुदायों को ओबीसी स्टेटस देने में डेटा की कमी थी, सर्वे नहीं हुआ था, स्पष्ट राजनीतिक प्रभाव दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ यह दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे करके असली हकदारों के साथ धोखा करके सिर्फ ओबीसी लिस्ट में वोट बैंक की साजिश रची गई और लोकतंत्र में सामाजिक न्याय के साथ छलावा किया गया। आगे बढ़ते हैं और इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसे फ्रॉड कहा क्यों जा रहा है। देखिए, एनसीबीसी की जो रिपोर्ट है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की जो रिपोर्ट है, उसमें 3 बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके आधार पर इसे घोटाला या फर्जीवाड़ा कहा जा रहा है। पहली बात यह है कि इसमें किसी भी डेटा को जरूरी तौर पर इकट्ठा ही नहीं किया गया। देखिए, नियम यह है कि किसी भी जाति को ओबीसी समुदाय की लिस्ट में डालने से पहले आपको यह साबित करना पड़ता है कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन। यह आधार जो है, यह आधार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, लेकिन सबसे पहले आपको यह करना होता है। एनसीबीसी यह कह रहा है कि बंगाल सरकार ने इन 35 मुस्लिम जातियों को लिस्ट में डालते समय कोई ठोस डेटा दिया ही नहीं, यानी बिना किसी सबूत के उन्हें पिछड़ा मान लिया गया। दूसरा खास बात, कोई सर्वे नहीं हुआ। दूसरा बड़ा आरोप है जिसके कारण इसको हम फर्जी मान सकते हैं, धोखाधड़ी मान सकते हैं, वो यह है कि सर्वे किया ही नहीं गया। वास्तव में ओबीसी लिस्ट में बदलाव के लिए जो राज्य आयोग होता है वह एक वैज्ञानिक सर्वे करता है। आरोप यह है कि एनसीबीसी की रिपोर्ट कहती है यह अनिवार्य सर्वे या तो किया ही नहीं गया या इसे बहुत जल्दबाजी में और गलत तरीके से किया गया, बिना जमीनी हकीकत जाने ऑफिस में बैठकर लिस्ट तैयार कर दी गई। तीसरा बड़ा रीजन है कि यह अपीजमेंट को यानी तुष्टीकरण की राजनीति को बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाता है। आरोप यह है कि 2014 में कुल 37 जातियों को लिस्ट में जोड़ा गया, इनमें से 35 मुस्लिम समुदाय के थे। एनसीबीसी का कहना है कि यह संयोग नहीं हो सकता, यह वोट बैंक को खुश करने के लिए किया गया फैसला है जिसमें असली हकदार जो जेन्युइन ओबीसीज हैं उनके हक को मारा गया है। इसीलिए इसे फर्जीवाड़ा कहा जा रहा है, क्योंकि यह नियमों की अनदेखी के साथ साथ गलत नीयत का भी मामला बन रहा है। अब जब इतनी बड़ी रिपोर्ट आएगी तो थोड़ा सा तो हंगामा होगा ही होगा। टीएमसी जो वहां की सत्ताधारी दल है वो कह रही है कि यह केंद्र सरकार की राजनीति है, मुस्लिम ओबीसी वोट बैंक को तोड़ने की साजिश है, जबकि सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है कि एनसीबीसी ने साबित कर दिया है कि तुष्टीकरण की राजनीति अब बेनकाब हो गई है। देखिए, इस रिपोर्ट की वजह से क्या होगा, एक बड़ा मुस्लिम समुदाय, करीब 35 सामुदायिक समूह बाहर हो जाएंगे ओबीसी की लिस्ट से, जिनमें मुख्य तौर पर दर्जी, कसाई, नाविक, बढ़ई जैसे 35 समुदाय निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में तो आ गए हैं। एनसीबीसी का कहना है कि ये समुदाय बंगाल में उतने पिछड़े नहीं हैं जितना बताए गए हैं। ये समुदाय
ओबीसी स्टेटस के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर यह रिपोर्ट लागू हो गई तो इन 35 समुदायों को सेंट्रल ओबीसी कोटा का लाभ नहीं मिलेगा। बंगाल की पूरी मुस्लिम ओबीसी पॉलिटिक्स की नींव हिल सकती है और सामाजिक न्याय की बहस अब सीधे और सीधे जनता के साथ चुनावी मैदान में हो सकती है। तो महत्वपूर्ण यह है कि हमें यह समझना यह भी चाहिए कि संविधान क्या कहता है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू तो हमारे लिए यह है कि देखिए, संविधान ने बहुत स्पष्टतः जो आरक्षण का प्रावधान किया है वह धर्म के आधार पर नहीं किया है, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर किया है। एनसीबीसी ने कहा कि कई समुदायों में पिछड़ापन का प्रमाण नहीं मिला है और इसीलिए यह ओबीसी लिस्ट अवैध है। तो आगे क्या होगा, आगे ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, हालांकि मुसलमान ओबीसी हो सकते हैं और कई हैं भी। एनसीबीसी का कहना है कि बिना किसी पिछड़ेपन को साबित किए पूरी तरह शामिल करना बराबरी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। अब अगर हम इसके डेटा को देखें तो एनसीबीसी ने जो बताया है कि वर्ष 2014 में करीब 37 कम्युनिटीज को जोड़ा गया, जिनमें से मुस्लिम ग्रुप्स 35 यानी कि 94% थे। केवल 6% अदर कम्युनिटीज को ओबीसी समुदाय में जोड़ा गया था। ये 2014 के इंक्लूजन की रिपोर्ट है। तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि एनसीबीसी बहुत क्लियरली कह रहा है कि बैकवर्डनेस का सबूत दीजिए, प्रॉपर डेटा दीजिए, जो आपने नहीं दिया है। अब इसकी वजह से क्या होगा, आगे चल के पूरा कानूनी टकराव तेज होगा निश्चित तौर पर, और इस कानूनी टकराव में संसद, सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी पार्टियां बनेंगी। अगर हम देखें तो अगर इसी रिपोर्ट पर आगे बढ़ना है तो पहला कदम यह होगा कि केंद्रीय कैबिनेट एनसीबीसी की सिफारिश की समीक्षा करेगा। उसके बाद संसद को सेंट्रल लिस्ट में बदलाव के लिए बिल पास करना होगा और उसके बाद राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन आएगा और यह पूरा प्रोसेस करने के बाद ही इन ओबीसी से लिस्ट से मुस्लिम समुदाय के इन 35 समुदायों को बाहर किया जा सकेगा। फिर से बड़ा एसईबीसी सर्वे भी करवाना पड़ सकता है और ओबीसी लिस्ट में हमें नए चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो महत्वपूर्ण रूप से बंगाल में अगर आप देखेंगे तो 30% आबादी मुस्लिम्स की है। जो सत्ताधारी दल के कोर वोटर्स हैं, एनसीबीसी का रिपोर्ट जो है वह एक चुनावी खतरे के तौर पर देखी जा रही है, लेकिन हमें चुनाव और पॉलिटिक्स के बजाय संवैधानिक प्रावधानों पर ज़्यादा ध्यान देना है कि क्या इस लिस्ट के आने के बाद, इस रिकमेंडेशन के आने के बाद, इस फर्जीवाड़ा के दावे के बाद इन 35 समुदायों की ओबीसी की स्थिति बदलेगी, संवैधानिक स्थिति बदलेगी, संसद से इस लिस्ट को लागू करवाने के लिए सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में चेंज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस बड़ी और विस्फोटक रिपोर्ट ने सरकार क्या करने वाली है, सरकार आगे क्या करेगी, उस पर हम ज़रूर डिटेल में आगे वीडियोस देंगे, जिस प्रकार इसमें आगे के घटनाक्रम होंगे। आप बताइएगा कि आप क्या मानते हैं एक भारत के जागरूक नागरिक होने के नाते कि क्या सरकारें अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के गलत इरादे से किए गए जो प्रयास हैं वो करती है, जिससे रियल बेनिफिशियरी तक लाभ नहीं पहुंचता, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्यों की सरकार हो। आप अपनी राय अवश्य कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूं। वे बच्चे जो 2028 में या 2027 में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उन सब के लिए हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच लॉन्च हो चुका है। सबसे खास बात है कि हमारे इस प्रतिज्ञा प्लस बैच के लिए अभी मिशन सक्सेस सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत 7 दिसंबर 2025 तक आपको भारी डिस्काउंट के साथ यही कोर्स दिया जा रहा है। अगर आपने लक्ष्य रखा है वर्ष 2027 या 2028 की यूपीएससी तैयारी करने का, तो अब बेहतर समय है। और हमारे इन दोनों बैचेस में, दोनों बैचेस अलग अलग होंगे, दोनों का पूरा कॉम्पोजिशन अलग अलग होगा। आप दोनों बैचेस को अच्छे से समझ सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी जा सकते हैं या हमारे ऐप या वेबसाइट से भी उसे देख सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप हमारे ये बैचेस जो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों भाषाओं में उपलब्ध हैं, ज्वाइन कर सकते हैं भारी डिस्काउंट के साथ। कब तक? 7 दिसंबर तक। और ये डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। पीके लाइव कोड आपको स्टडी आईक्यू के प्रत्येक कोर्स पर, वो कोर्स चाहे जीएस का हो, ऑप्शनल का हो,
आईएएस का हो, पीसीएस का हो या जुडिशरी का हो, साथ ही साथ कैसा भी कोर्स हो, जो भी स्टडी आईक्यू पर कोर्स अवेलेबल है उस पर पीके लाइव कोड लग जाएगा और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। पहले हमारे इन कोर्सेज की डिटेल देखिए और उसके बाद ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।